हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहाँ पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दोस्तों इसी के अलावा एक और चीज़ याद रखेंगे, हम आपको डेली बेसिस पे फ्री वोकैबुलरी प्रोवाइड करते हैं हमारे अफेयर्स क्लाउड हिंदू वोकैब्स टेलीग्राम चैनल में, जिसका लिंक आप हमारे डिस्क्रिप्शन से ले सकते हैं, राइट। एंड यहां पर हम डेली आपको 4 वर्ड्स प्रोवाइड कराते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। ये आपके पिक्टोरियल फॉर्मेट में हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, राइट। यहीं पर हम मेक श्योर करते हैं कि हम आपको 5 क्विज क्वेश्चंस भी दें डेली बेसिस पे ताकि आपकी प्रिपरेशन हो सके, करेक्ट। एंड ये चीजें अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, अपने वोकैब को इंक्रीज करना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के नीचे गिवन है। उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कीजिए एंड अपने वोकैब को और एनहांस कीजिए एंड डेली बेसिस पे हम मेक श्योर करते हैं कि आपको ये कंटेंट प्रोवाइड करें। हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में 25 अप्रैल के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा आप सभी के लिए, तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज की एक रिपोर्ट स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2023 इन एशिया। तो एशिया रीजन में क्लाइमेट की क्या रिपोर्ट है, क्या डाटा है, उसके ऊपर एक डाटा रिलीज किया गया, एक रिपोर्ट रिलीज की गई WMO के द्वारा, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये 4th एडिशन था इस रिपोर्ट का, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया का। इसमें एशियन रीजन्स में जो क्लाइमेट रिलेटेड हजार्ड्स हैं उसके ऊपर बताया गया। यहाँ पे बताया गया कि 2023 सबसे वार्मेस्ट ईयर रहा अगर हम देखें 2015 से 2023 का डाटा,
राइट। इसको वार्मेस्ट ईयर यहाँ पे डिक्लेयर किया गया। यहाँ पर हमने देखा 2023 में एशिया ने एक्सपीरियंस किया 79 वाटर रिलेटेड हजार्ड्स, फ्लड्स, स्टॉर्म्स, जिससे हमने देखे 2000 से भी ज़्यादा फैटलिटीज एंड 90 लाख लोगों की यहाँ पे जो अफेक्ट हुए। इसी में डाटा में बताया जाता है कि एशिया इमर्ज एज द वर्ल्ड्स मोस्ट डिजास्टर अफेक्टेड एरिया विद अ टेम्परेचर राइजिंग ऑफ अप्रोक्सीमेटली 0.91 डिग्री सेल्सियस। ये मीन टेम्परेचर राइज हुआ। अलग अलग जगह पे थोड़ा अलग अलग वेरिएशन आता है, तो 0.84 डिग्री सेल्सियस से लेके 0.96 डिग्री सेल्सियस के बीच में ये टेम्परेचर राइज हुआ और मीन टेम्परेचर रहेगा 0.91 डिग्री सेल्सियस, राइट। एंड ये टेम्परेचर बेसिकली अगर हम देखें तो 1991 से 2020 के रेफरेंस पीरियड के हिसाब से रहेगा, करेक्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस जापान एंड कजाकिस्तान दे रिकॉर्डेड एज द हाईएस्ट टेम्परेचर्स यहाँ पे रजिस्टर किए गए, करेक्ट। एंड दिस इज द सेकेंड हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड जो ये टेम्परेचर राइज किया गया, मेकिंग इट द सेकेंड हाईएस्ट ऑन रिकॉर्ड, करेक्ट। चलिए, अगर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें, दैट इज COP19 टू द यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज, ये हुआ कहाँ पर होगा? ये नवंबर में होगा 2024 में। और कहाँ पर होगा? बाकू, अजरबैजान में हमें देखने को मिलेगा। वर्ल्ड बैंक की बात करें तो गोवा ने एंड वर्ल्ड बैंक ने पार्टनर किया कि हम ब्लेंडिंग फाइनेंस फैसिलिटी को लॉन्च करेंगे फॉर क्लाइमेट रेजिलियंस। जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके यहाँ पे फाइनेंसिंग की बात की गई बेसिकली। नीति आयोग की बात करें, इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एंड यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ यहाँ पे जॉइंटली लॉन्च किया एक इन्वेस्टमेंट फोरम फॉर एडवांसिंग क्लाइमेट रेजिलियंट एग्रीकल्चर सिस्टम। मतलब एग्री फूड सिस्टम्स में यहाँ पर हम फाइनेंसिंग करने के लिए, बेटर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को इंप्लीमेंट करने के लिए, राइट, और क्लाइमेट को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने के लिए फाइनेंस करने की यहाँ पे बात की गई। WMO की अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनकी चौथी एडिशन थी इस रिपोर्ट का, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया। सेक्रेटरी जनरल यहाँ पे कौन रहेंगे? सेलेस्टो सोलो। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। 1950 में इसको एस्टेब्लिश करा गया था, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। देन इसी के अलावा याद रखेंगे 6 डाटा सेट्स पर यहाँ पर ये जो डाटा निकल के आया इस रिपोर्ट में वो बेस रहेगा। पहला है बर्कली अर्थ लैंड ओशन टेम्परेचर रिकॉर्ड। दूसरा जाता है ERA 5 मंथली एवरेज डाटा सेट। देन JRA 55 री एनालिसिस, GISS सरफेस टेम्परेचर एनालिसिस, देन HADCRUT 5 डाटा सेट एंड योर एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ग्लोबल टेम्परेचर एनालिसिस ऑफ NOAA। ठीक है, इन 6 डाटा सेट्स पर ये आपका बेस रहेगा कैलकुलेशन ऑफ रीजनल टेम्परेचर, करेक्ट। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर यहीं पर अगर हम देखें तो ग्लोबली जो एनुअल मीन सरफेस टेम्परेचर रहा 2023 का, सर्ज टू 1.45 प्लस माइनस 0.12 डिग्री सेल्सियस। 1850 से 1900 का जो प्री इंडस्ट्रियल एवरेज है उसको यहाँ पे ध्यान में रखते हुए मार्किंग इट 2023 एज द वार्मेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड। Asia's warming trends has nearly doubled since 1960 से 1990 and in 2023 the sea surface temperatures in the northwest Pacific Ocean hit a record high। ठीक, मार्क करके चलेंगे। फिर अगर हम देखें सी सरफेस एरियाज टेम्परेचर इन वेरियस रीजन, जैसे एशियन रीजन में इंक्लूडिंग अरेबियन सी, साउदर्न कारा सी, दे आर वार्मिंग 3 times फास्टर देन द ग्लोबल एवरेज। ग्लोबली अगर सी लेवल्स आर राइजिंग ड्यू टू थर्मल एक्सपेंशन और ग्लेशियर्स के मेल्टिंग की वजह से, बट एशियाज रेट आर हायर देन द ग्लोबल एवरेज, करेक्ट। देन डिस्पाइट ओवरऑल लोअर प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम इवेंट्स अकर्ड सच एज हैवी रेनफॉल। म्यांमार में हमें हैवी रेनफॉल देखने को मिली। फिर अगर हम देखें तो चाइना में अभी कितनी फ्लडिंग चल रही है। इवन दुबई में हमने देखा कि कितनी सारी एकदम बारिश हो गई, करेक्ट। कई सालों की बारिश कुछ ही घंटों में हो गई। फिर हम देख रहे हैं बेंगलोर में अभी वाटर क्राइसिस चल रहा है, वहाँ पे अभी तो गर्मियों में और ज़्यादा वाटर क्राइसिस देखने को मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपके हज़ार्ड्स हैं, करेक्ट। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं DARPG। DARPG क्या होता है आपका? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेंशंस के अंडर आता है। इन्होंने अभी एक MOU साइन किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज की, किस कंट्री के साथ? तो कंबोडिया की मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया। किस फील्ड में? HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की फील्ड में साइन किया इन सिविल सर्विसेज फॉर द नेक्स्ट 5 years, राइट। मार्क करके चलेंगे, 5 साल के लिए ये MOU रहेगा DARPG।
अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पेंशंस इन्होंने एमओयू साइन किया। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज कंबोडिया के साथ, करेक्ट, 5 साल का ये एमओयू रहेगा इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सिविल सर्विसेज। ठीक, एंड इस एमओयू के अंडर हम देखेंगे कि एक दोनों कंट्रीज की ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक दूसरे की हेल्प करेगी, वेबिनार्स कंडक्ट कराएगी, रिसर्च पब्लिकेशंस यहाँ पे ध्यान में रखे जाएंगे, इंस्टीट्यूशनल एक्सचेंजेस होंगे लोगों के, करेक्ट, कैपेसिटी बिल्डिंग्स प्रोग्राम्स किए जाएंगे ताकि जो सिविल सेक्टर है उसको इंप्रूव किया जा सके, करेक्ट, इन कंबोडिया। टेक अ नोट ऑफ इट। फिर इसी के अलावा अगर हम बात करें इंडिया एंड मॉरिशियस, तो इंडिया और मॉरिशियस ने अभी एक अमेंड किया डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस पैक्ट। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस पैक्ट मतलब इंडियंस अगर मॉरिशियस में काम कर रहे हैं और वो पैसा इंडिया भेज रहे हैं तो उनको इंडिया में वापस टैक्स नहीं देना, उनका टैक्स मॉरिशियस में ही कट जाएगा, तो डबल टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देन इंडिया और नेपाल की बात करें तो यहाँ पर इंडिया ने रिन्यू किया अभी एक इलेक्ट्रिसिटी एग्रीमेंट की इंडिया एक्सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी टू नेपाल। इंडिया और ओमान की बात करें तो इन्होंने अभी आईटी की फील्ड में कॉपरेशन साइन किया। एंड इंडिया एंड यूएई की बात करें तो यहाँ पर अभी 10वां एडिशन हमें देखने को मिला था वाइब्रेंट ग्लोबल गुजरात समिट का, करेक्ट, ये कहाँ पर हुआ था, गांधीनगर गुजरात में। एंड यहाँ पर अभी इंडिया और यूएई के बीच में 4 एमओयू साइन किए गए। एंड यहाँ पर हमने देखने को मिलता है $3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने की बात की गई इन वेरियस फील्ड्स, जैसे पोर्ट्स बनाने की बात की गई, करेक्ट, वहाँ पे प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात की गई इन एमओयू के अंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग? तो ये रहेगा नाबार्ड, राइट। नाबार्ड आ जाता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने लॉन्च किया, रिलीज किया क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट। ये रिलीज किया गया बाय द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड जो कि हैं शाजी केवी, ये चेयरमैन है नाबार्ड के। इनके द्वारा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड अर्थ डे जो कि हम ऑब्जर्व करते हैं 22 अप्रैल को रिलीज किया गया ये, करेक्ट, नया डॉक्यूमेंट दैट इज द क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 डॉक्यूमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस डॉक्यूमेंट क्या है, बेसिकली हमें ग्रीन एनर्जी फाइनेंसिंग के लिए जो फाइनेंस की जरूरत है, राइट, उसमें बूस्ट लाना है। इंडिया का टारगेट है कि $2.5 ट्रिलियन हम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं बाय 2030 इन ग्रीन फाइनेंसिंग, करेक्ट। और इसके हिसाब से अगर चलें तो इंडिया को $170 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहिए हर साल एनुअली। लेकिन जो करंट सिनेरियो है वो बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है अभी बिहाइंड, करेक्ट, हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ये सफिशिएंट नहीं है। अगर हम 2019-20 का डाटा देखें तो हमने सिर्फ $49 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करी टू अचीव आवर टारगेट। इसमें से $5 बिलियन अलोकेट किए गए थे टू वेरियस अडेप्शन एंड रेजोल्यूशन एफर्ट्स, बैंकेबिलिटी को, कमर्शियल वायबिलिटी को चैलेंज में ध्यान में रखते हुए, करेक्ट। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम कुछ की पिलर्स की बात करें कि 2030 की जो स्ट्रेटेजी है हमें उसे अचीव करना है तो कुछ की पिलर्स पे बात करनी पड़ेगी हमें। जैसे 4 की पिलर्स आएंगे। पहला रहेगा एक्सेलरेटिंग ग्रीन लैंडिंग प्रोसेस, मतलब जो हमें लैंड करना है पैसा उसको बढ़ाना पड़ेगा तो ज़्यादा फाइनेंसिंग करनी पड़ेगी। दूसरा ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल, मतलब अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट या कुछ भी अगर हमें ग्रीन फाइनेंस से रिलेटेड लॉन्च करना है तो उसकी एक मार्केट हमें ज़्यादा होनी चाहिए, तो प्लेइंग अ ब्रॉडर मार्केट मेकिंग रोल। तीसरा आ जाता है आपका कि ग्रीन ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए नाबार्ड का, राइट, जो भी चीज़ वो करें वो रिलेटेड टू ग्रीन एनर्जी, ग्रीन फाइनेंसिंग, सब कुछ आपका ग्रीन होना चाहिए, पॉल्यूशन बेस्ड नहीं होना चाहिए। एंड स्ट्रेटेजिक रिसोर्स मोबिलाइजेशन, मतलब जो भी हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उसको स्ट्रेटेजिकली हम किसी को भी ऑर्गेनाइजेशन को अलोकेट कर रहे हैं तो स्ट्रेटेजिकली हमें उनको अलोकेट करना पड़ेगा ताकि प्रॉपर तरीके से हम उनको यूज़ कर सकें, उनका मैक्स टू मैक्स हम यूज़ कर पाएँ, राइट, मार्क करके चलेंगे। इसी के अलावा अगर हम बात करें रिन्यू की, रिन्यू एंड जेरा, इनके द्वारा भी पार्टनरशिप किया गया टू इवेल्युएट ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स। ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट्स कहाँ पर, ओडिशा में, राइट, ये सेटअप किया जाएगा। देन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इन्होंने नई गाइडलाइंस लॉन्च करी टू सेटअप ग्रीन हाइड्रोजन हब्स इन इंडिया। सिडबी की बात करें, इन्होंने सिक्योर किया पहला ग्रीन क्लाइमेट फंड को जो वर्थ है $120 मिलियन के, ठीक है, पहला ग्रीन क्लाइमेट फंड $120 मिलियन के रहेगा ये, करेक्ट, सिडबी, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट पे आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट है विच बैंक रिसेंटली लॉन्च एटीएम इंश्योरेंस, इंडस्ट्री का पहला इनोवेशन फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कस्टमर्स टू बाय इंश्योरेंस पॉलिसीज। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे। तो वो पहला बैंक कौन सा बना, वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्होंने इंडस्ट्री का पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया है, वो है एटीएम इंश्योरेंस।
इनके कस्टमर एटीएम में जाके यूजिंग देयर डेबिट कार्ड वो इंश्योरेंस पॉलिसीज ले सकते हैं, राइट। और इसके लिए इन्होंने इवन पेटेंट भी साइन किया है, करेक्ट, इन्होंने पेटेंट भी फाइल किया है, करेक्ट। और इन्हीं के पास पेटीएम रहेगा फॉर दिस एटीएम इंश्योरेंस, करेक्ट। इवन इन्हीं के द्वारा अभी लॉन्च किया गया एक फिक्स डिपॉजिट बेस्ड क्रेडिट कार्ड जो कि है AUSFB फर्स्ट सिक्योर क्रेडिट कार्ड, जो कि है नोमो क्रेडिट कार्ड। ये फिक्स डिपॉजिट बेस्ड रहेगा। नोमो का मतलब होता है नो मिसिंग आउट, राइट। इन्होंने नो मिसिंग आउट ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। इन्होंने ही AU0101 बिजनेस एप्लीकेशन को लॉन्च किया। इन्होंने ही एटीएम इंश्योरेंस। तो ये 3 चीज हो गई, नोमो, सेकेंड इंश्योरेंस और थर्ड AU0101 बिजनेस एप्लीकेशन। अगर यहीं पर हम देखें तो ये जो आपका नोमो क्रेडिट कार्ड है फिक्स डिपॉजिट बेस्ड रहेगा। ये पावर्ड किया जाएगा बाय वीज़ा से। एंड जिनको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलते हैं, उनके क्राइटेरिया इनसिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड्स नहीं मिल पाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स रहेगा। अगर हम बात करें फिर SPONT, ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड है, ये लॉन्च किया गया। इट वाज लॉन्च इन कोलैबोरेशन विद NPCI एंड ये आपकी UPI को ईजी करने के काम करेगा। काफ़ी सारे UPS फीचर्स यहाँ पे लॉन्च किए गए। और हमने एटीएम इंश्योरेंस देखा ही। एटीएम इंश्योरेंस क्या है? बेसिकली आप डेबिट कार्ड के थ्रू अपना एटीएम से इंश्योरेंस परचेज कर पाएंगे। एंड इसकी पेटेंट भी यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा यहाँ पर फाइल किया गया इन मार्च 2024। इवन आपको इंस्टेंट पॉलिसी इशू हो जाएगी यूजिंग योर व्हाट्सएप, राइट। और ये इंश्योरेंस ऑन एटीएम ये इंडस्ट्री का पहला इनोवेशन है बाय AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। और AU0101 बिजनेस ऐप की बात करें, ये एक वन स्टॉप शॉप रहेगी फॉर वेरियस MSMEs विद बैंकिंग सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग अकाउंट मैनेजमेंट, डिपॉजिट्स, लोन्स, क्रेडिट कार्ड्स एक्सेट्रा। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक की अगर हम बात करें तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? जयपुर, राजस्थान में, ठीक है। चलिए फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की, इन्होंने पार्टनर किया चेन्नई सुपर किंग के साथ एंड ये उनके ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गए हैं। इंडसइंड बैंक की अगर मैं बात करूं, इन्होंने लॉन्च किया इंडस पे वियर, राइट। ये एक इंडिया का पहला कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वियरेबल रहेगा। कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया विकास सपूर्ति, करेक्ट। फेडरल बैंक की बात करें तो इनके द्वारा लॉन्च किया गया रुपे NCMC वॉलेट डेबिट कार्ड को। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है किस बैंक, विच बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट RBI's प्रोग्रामेबल CBDC प्रोजेक्ट। ये CBDC क्या है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। RBI के द्वारा लॉन्च किया गया था, 2022 में लॉन्च किया गया था। E-रुपी इसको बोलते हैं। 2 सेगमेंट में लॉन्च किया गया था, रिटेल एंड होलसेल सेगमेंट में, राइट। एंड इंडिया में CBDC जर्नी को लॉन्च करने के लिए ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था ताकि जो बिजनेसेस हैं, राइट, ट्रांजैक्शन यहाँ पे और इजी हो सके, राइट। जो इसका फर्स्ट फेज है ना, बेसिकली यहाँ पर फार्मर्स को बेनिफिट प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। फार्मर्स को जो उनका क्रेडिट कार्बन क्रेडिट्स हैं उनको कंपेंसेट करने की यहाँ पे बात की जा रही है। अभी रिसेंटली फर्स्ट फेज में 50 फार्मर्स को पायलट बेसिस पे यहाँ पे ये CBDC डिसबर्समेंट की गई है रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। एंड इनका टारगेट है अब इसको 50 से बढ़ा के 1000 फार्मर्स तक कर दें फेज 1 में। जो फेज 2 रहेगा, यहाँ पर हम सफाई कर्मचारी को यहाँ पे अंडर लाएंगे इस CBDC पायलट प्रोजेक्ट के। तो वो कौन सा बैंक है जिन्होंने फर्स्ट बैंक टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट RBI's प्रोग्रामेबल CBDC पायलट प्रोजेक्ट इन रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र? तो वो है इंडसइंड बैंक। टेक अ नोट ऑफ दिस। इंडसइंड बैंक के द्वारा ये पहला बैंक बना जिन्होंने सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया RBI का प्रोग्रामेबल CBDC पायलट प्रोजेक्ट। यहीं पे फिर JNK बैंक की बात करें तो इन्होंने पे मार्ट इंडिया के साथ टाई अप किया ताकि वर्चुअल ATM फैसिलिटी लॉन्च की जा सके। एयरटेल पेमेंट बैंक लिमिटेड, इनकी बात करें तो इन्होंने पार्टनर किया नॉइस एंड मास्टरकार्ड के साथ ताकि लॉन्च किया जा सके एयरटेल पेमेंट बैंक स्मार्ट वॉच को। और नॉइस क्या है? ये पेमेंट वेरिएबल कंपनी है, जैसे आपकी बोट हो गई वैसी नॉइस प्रोडक्ट बनाती है। देन DBS बैंक इंडिया की बात करें, इन्होंने अनाउंस किया $250 मिलियन का लैंडिंग सपोर्ट फॉर स्टार्टअप्स एंड न्यू इकोनॉमिक कंपनीज, राइट। और ये पायलट प्रोजेक्ट का जो बेसिक एम क्या था हमने देख ही चुके हैं। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्कुलरिटी क्रेडिट्स को यहाँ पे लाना फॉर रिसाइकलिंग एग्रीकल्चर वेस्ट, ताकि फार्मर्स को अपने एग्रीकल्चर वेस्ट के लिए जो कार्बन क्रेडिट्स है उसके लिए कंपनसेट किया जा सके। फेज 1 में रहेगा। और फेज 2 में इसका मेन एम क्या रहेगा? सफाई कर्मचारी को यहाँ पे अंडर लाना इसके,
ठीक है, मार्क करके चलेंगे। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, आप देख सकते हैं इंडसइंड बैंक, ये पहला बैंक बना टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट आरबीआई प्रोग्रामेबल सीबीडीसी पायलट। नेक्स्ट किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया देयर यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर विद यूपीआई स्विच, अ क्लाउड बेस्ड इनोवेशन इन पार्टनरशिप विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक? तो वो रहेगा रेजर पे, मार्क करके चलेंगे। अभी रिसेंटली रेजर पे, राइट, ये एक सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड रेजर पे है, राइट, ये एक ऑनलाइन इंस्टेंट पेमेंट कंपनी है। इन्होंने अपना खुद का यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया अभी रिसेंटली, जो नाम रहेगा यूपीआई स्विच। ये यूपीआई स्विच एक नेक्स्ट जनरेशन क्लाउड बेस्ड इनोवेशन प्रोडक्ट है एंड इन्होंने पार्टनर किया एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ। यहाँ पर यूपीआई स्विच की बात करें, ये पावर किया जा रहा है टीएसपी के साथ, टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर फॉर बैंक्स। ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि यूपीआई ट्रांजैक्शन में काफ़ी ज़्यादा स्केल ला सकता है, करेक्ट, मिलियंस ऑफ बिजनेसेस को काफ़ी बेनिफिट प्रोवाइड होगा। ये इट इज़ डिजाइंड, ये यूपीआई स्विच इट इज़ डिजाइन टू हैंडल 10,000 ट्रांजैक्शंस पर सेकेंड एट अ गिवन टाइम। इससे जो सक्सेस रेट है 4 से 5% तक बढ़ जाता है। 5 टाइम्स ये फास्टर रहेगा ट्रांजैक्शंस में एंड 7 टाइम फास्टर अगर इंडस्ट्री टाइम के हिसाब से हम देखें यहाँ पर, राइट। इवन अगर हम देखें तो जो आपका फेलियर रेट है इसमें वो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, करेक्ट। तो यूपीआई स्विच रेजर पे के द्वारा लॉन्च किया गया एंड किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे लॉन्च किया यूपीआई इंफ्रास्ट्रक्चर विद यूपीआई स्विच, एक क्लाउड बेस्ड इनोवेशन, तो वो है रेजर पे। रेजर पे की बात करें तो सीईओ एंड को फाउंडर कौन रहेंगे? हर्षल माथुर। अच्छा, इससे पहले अगर हम देखें तो गूगल पे ने अभी एक एमओयू साइन किया था एनपीसीआई इंटरनेशनल के साथ, करेक्ट, टू एक्सपेंड यूपीआई टू बियॉन्ड इंडिया। और नेपाल में यूज़ हो रहा है, जैसे अभी हम देख रहे हैं पेरिस फ्रांस में यूज़ हो रहा है, सिंगापुर में, यूएई में हमें यूज़ देखने को मिल रहा है यूपीआई का। पेयू की बात करें तो पेयू एंड पेपैल के बीच में भी एक टाइप हुआ था, वो हम आगे बताएंगे आपको। पेटीएम की मैं बात करूँ तो पेटीएम को भी आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि ये अपनी यूपीआई पेमेंट बिजनेस को कैरी कर सकें एंड अदर बैंक के साथ ये पार्टनर करके अपने बिजनेस को यूपीआई के कैरी आउट कर सकें। तो अगर हम अभी बात कर रहे थे रेजर पे की, तो सीईओ एंड को फाउंडर कौन रहेंगे? हर्षल माथुर। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहे? मैनेजिंग डायरेक्टर एंड को फाउंडर कौन रहेंगे? शशांक कुमार। हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा? बेंगलुरु, कर्नाटका। कब फाउंड किया? 2014 में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक की अगर मैं बात करूं, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे? अनुब्रता विश्वास। हेडक्वार्टर गुरुग्राम, हरियाणा एंड 2017 में इसको एस्टेब्लिश करा गया। नेक्स्ट आ जाता है किस बैंक ने भी पार्टनर किया टाटा पावर सोलर के साथ टू बूस्ट सोलर एनर्जी अडॉप्शन? तो वो कौन सा बैंक है? वो है इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने, जो कि एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, अभी पार्टनर किया टाटा पावर सोलर सिस्टम्स लिमिटेड के साथ, ताकि जो सोलर एनर्जी अडॉप्शन है, राइट, उसको प्रमोट किया जा सके, करेक्ट, अंडर प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। इसके अंडर अगर आप 3 किलोवाट तक आप लेते हैं और फिर 3 से लेके 10 किलोवाट तक लेते हैं तो यहाँ पे आपको सब्सिडी प्रोवाइड कराने की बात की गई। बेसिकली लोन्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे एट बेटर रेट, करेक्ट। और यहाँ पे टारगेट क्या है बेसिकली इस प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का, कि 1 करोड़ हाउस होल्ड्स को फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना थ्रू सोलर रूफटॉप सेटअप्स, राइट। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च कब की गई थी? 2014 फरवरी में बाय पीएम नरेंद्र मोदी एंड 75,021 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया था। अब यहीं पर अगर हम देखें तो जो 3 किलोवाट तक अगर आप सेटअप लगवाते हैं घर में तो आपको 2 लाख रुपए तक का यहाँ पे लोन मिल जाएगा एट 7% इंटरेस्ट। 3 से 10 किलोवाट तक का लगवाते हैं तो 6 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा एट 8.4% से लेके 10.8% तक का आपको लोन यहाँ पे मिल जाएगा इस इंटरेस्ट रेट पर, ठीक है। फिर यहीं पे JNK बैंक की अगर हम बात करें तो JNK बैंक, राइट, इन्होंने पेमार्ट इंडिया के साथ लॉन्च किया ताकि एक यूपीआई, एक वर्चुअल एटीएम फैसिलिटी लॉन्च की जा सके। कर्नाटका बैंक ने NBFC क्लिक्स कैपिटल के साथ पार्टनर किया एंड ये एंटर कर गए को लैंडिंग पार्टनरशिप में, करेक्ट। तो कर्नाटका बैंक ने NBFC क्लिक्स कैपिटल के साथ टाई अप किया एंड दे एंटर्ड इनटू अ को लैंडिंग पार्टनरशिप। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी BOB अर्थ ग्रीन टर्म डिपॉजिट स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया, राइट। एंड SBI की बात करें, SBI ने पार्टनर किया पेमेंट के साथ एज देयर 4th
बैंक फॉर यूपीआई बिजनेस। देन अगर हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की बात करें, पीएम नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया फेब 2024 में। ये स्कीम को अप्रूव किया गया विद अ टोटल बजट ऑफ 75,021 करोड़ रुपीज एंड इस स्कीम का एम रहेगा फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराना टू 1 करोड़ हाउस होल्ड्स इन इंडिया थ्रू रूफटॉप सोलर सेटअप्स। नेक्स्ट, मैक्यूरी इन्होंने लॉन्च किया $1.5 बिलियन इलेक्ट्रिक व्हीकल फ्लीट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म वर्टिलो इन इंडिया, राइट। $1.5 बिलियन यहाँ पे ये इन्वेस्ट करेंगे, राइट। और इसी में अगर हम देखें तो वर्टिलो ये काफ़ी रेंज ऑफ सॉल्यूशंस प्रोवाइड करेंगे फॉर फाइनेंसिंग एंड इनका एम रहेगा वर्टिलो का कि ये 2000 इलेक्ट्रिक कार्स को बाय करेंगे फ्रॉम टाटा मोटर्स ओवर द नेक्स्ट 3 years एंड इनका एम रहेगा टू बाय 2000 बसेस फ्रॉम इलेक्ट्रिक बस मैन्युफैक्चरर जेबीएम ऑटो एंड ईका मोटर्स ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years। नेक्स्ट, नेम द इंडियन एयरलाइन जिन्होंने रिसेंटली साइन किया है कोड शेयर अग्रीमेंट विद जापान ऑल निपन एयरवेज। तो एयर इंडिया ने अभी एक कोड शेयर अग्रीमेंट साइन किया है, एयर इंडिया ने, राइट। एयर इंडिया टाटा ओन्ड है, राइट। इन्होंने अभी ऑल निपन एयरवेज जो कि जापान की लार्जेस्ट कैरियर है, इनके साथ एक कोड शेयरिंग एग्रीमेंट साइन किया ताकि जो फ्लाइट सिलेक्शंस हैं एंड जो ट्रैवल प्रोसेस है बिटवीन इंडिया एंड जापान उसको ईजी किया जा सके। आप यहाँ पे देख सकते हैं एयर इंडिया ये यूज करेंगे अफिक्स एआई। ये कोड रहेगा फॉर एएनए फ्लाइट्स कनेक्टिंग टोक्योज हनेडा एयरपोर्ट विद दिल्ली एंड टोक्यो नरिता जापान विद मुंबई महाराष्ट्र एंड एएनए यूज करेंगे एनएच डेजिग्नेटर कोड ऑन एयर इंडियाज फ्लाइट्स लिंकिंग टोक्योज नरिता विद न्यू दिल्ली, राइट। तो ये आपका कोड शेयर अग्रीमेंट यहाँ पे साइन हुआ। एयर इंडिया ने ये कोड शेयर अग्रीमेंट साइन किया जापान के ऑल निपन एयरवेज के साथ। एंड यहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं अकासा एयर की, राइट। अकासा एयर की अगर हम बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी रिसेंटली अकासा एयर को डेजिग्नेट किया एज इंडियन कैरियर। फिर यहाँ पे बात करें फ्लाई 91 को, फ्लाई 91 अभी इनॉग्रेट की गई किनके द्वारा, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा। देन अगर मैं बात करूँ विस्तारा की, विस्तारा ने अभी फिक्की का एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड को जीत लिया है ड्यूरिंग द 4th एडिशन ऑफ द विंग्स इंडिया अवार्ड्स इन द सिविल एविएशन सेक्टर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है नेम द रेसिपिटेंट ऑफ KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021। तो रतन टाटा जी इनको ऑनर किया गया KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से। मार्क करके चलेंगे 2021 में कोविड चल रहा था इसलिए तब उनको ये अवार्ड दिया नहीं गया था और अब KISS जो कि है कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इनके फाउंडर के द्वारा जो कि है डॉक्टर अच्युता समंता जी, उनके द्वारा ये अवार्ड प्रेजेंट किया गया एट रतन टाटा जीज रेजिडेंस इन मुंबई महाराष्ट्र एंड इनकी डेडिकेशन टू सोशल प्रोग्रेस एंड एग्जाम्पलरी लीडरशिप के लिए इनको यहाँ पे इस अवार्ड से सम्मानित किया गया, राइट। 2021 के तो हो गए रतन टाटा जी। 2022 में किनको सम्मानित किया गया था, रेचल रूटो को सम्मानित किया गया था, ये फर्स्ट लेडी हैं ऑफ रिपब्लिक ऑफ कीनिया। 2023 में किसको सम्मानित किया गया था, बिल गेट्स फॉर्मर CEO ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, उनको सम्मानित किया गया था, राइट। KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड की बात करें, इसको 2008 में इनिशिएट किया गया था बाय डॉक्टर अच्युता शर्मा जो कि हाईएस्ट ऑनर है KIIT एंड KISS का। एंड ग्लोबल लीडर्स या फिर किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशंस को वर्ल्ड वाइड उनके जो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके लिए यहाँ पे सम्मानित किया जाता है। डॉक्टर गगनदीप कैंग की अगर हम बात करें तो इनको जॉन डर्क्स गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से सम्मानित किया गया। सुनील भारती को अभी हाईएस्ट ऑनर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया बाय किंग चार्ल्स III एंड ये पहले इंडियन सिटीजन बने विद दिस ऑनररी नाइटहुड टाइटल। अमिताभ घोष की बात करें, इनको एरेस्मस प्राइज से सम्मानित किया गया फॉर राइटिंग ऑन क्लाइमेट चेंज एंड चमेली देवी जैन ये एक अवार्ड का नाम है जो कि जर्नलिस्ट को दिया गया अभी रिसेंटली। 2 जर्नलिस्ट रहेंगी, ग्रीष्मा कुथर एंड ऋतिका चोपड़ा, इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया चमेली देवी जैन अवार्ड से, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं आपके डॉक्टर अच्युता समंता। नेक्स्ट आप देख सकते हैं KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2008 में इनिशिएट किया गया बाय डॉक्टर अच्युता समंता, हाईएस्ट ऑनर है ऑफ KIIT एंड KISS एंड ये अवार्ड करता है एक्नॉलेज टू इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉर देयर ह्यूमैनिटेरियन कंट्रीब्यूशन विद पास्ट रेसिपिटेंट्स इंक्लूडिंग ग्लोबल लीडर्स एंड नोबेल लॉरेट्स। नेक्स्ट आ जाता है नेम द न्यू एयर लॉन्च्ड मीडियम रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल जिसको सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया बाय इंडियन एयरफोर्स इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो वो है क्रिस्टल मेज 2, राइट। क्रिस्टल मेज 2 या फिर इसको हम रॉक्स के नाम से भी जानते हैं।
करेक्ट। इसको अभी टेस्ट फायर किया गया था किस रॉकेट की मदद से? सुकोई 30 मार्क 1 रॉकेट की मदद से इसको टेस्ट फायर किया गया। कहां पर? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में टेस्ट फायर किया गया इसको। टेक अ नोट ऑफ दिस, इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। और इस क्रिस्टल 2 मेज 2 की बात करें तो 250 किलोमीटर की इसकी रेंज रहेगी। एयर टू सरफेस मिसाइल है ये आपकी, राइट। एंड सुकोई 30 मार्क 1 फाइटर जेट की मदद से इसको टेस्ट किया गया। अगर यहीं पे हम बात करें अभ्यास की, तो अभ्यास याद रखेंगे डीआरडीओ के द्वारा अभी रिसेंटली हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरिया टारगेट अभ्यास को टेस्ट किया गया। उग्राम ये क्या है? ये एक असॉल्ट राइफल है। असॉल्ट राइफल इंडिया की असॉल्ट राइफल है, डीआरडीओ के द्वारा बनाई गई फॉर इंडियन आर्मी। आकाश एनजी, आकाश न्यू जनरेशन, ये एक मिसाइल रहेगी जिसको टेस्ट किया गया था डीआरडीओ के द्वारा। कहाँ से? ओडिशा से, ऑफ द कोस्ट ऑफ ओडिशा इसको टेस्ट किया गया। अग्नि पी, अग्नि प्राइम, ये एक न्यू जनरेशन ब्लास्टिक मिसाइल है। ये इंडिया की न्यू जनरेशन ब्लास्टिक मिसाइल है जिसको अभी टेस्ट किया गया, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं डीआरडीओ ने डेवलप किया एक लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया, राइट। दिस इज फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट 7.62 by 54R API एम्यूनेशन, जो कि हाईएस्ट लेवल थ्रेट रहता है ऑफ लेवल 6 ऑफ द BIS स्टैंडर्ड 17051। नेक्स्ट आ जाते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट किया क्रिस्टल मेज 2 मिसाइल को। देन विच फिनटेक प्लेटफॉर्म इन्होंने लॉन्च किया? इंडिया का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस दैट इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल QR कोड स्पीकर इनटू वन डिवाइस। तो ये है भारत पे वन, ये डिवाइस का नाम रहेगा। इसी में पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस है, स्पीकर रहेगा, आपका QR कोड रहता है, करेक्ट, वाईफाई एनेबल रहता है, 5G कनेक्टिविटी रहती है इसमें, राइट। तो ये लॉन्च किया गया किसके द्वारा? भारत पे के द्वारा। मार्क करके चलेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, भारत पे के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, राइट। लेटेस्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा इसमें, टैप एंड फीचर रहेगा, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड आप इसमें यूज कर सकते हैं इजीली। एंड इनका भारत पे का एम है कि 100 सिटीज को अवेलेबल कराएं इन फर्स्ट फेज एंड मोर देन 450 सिटीज इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स हम यहाँ पे अवेलेबल करा दें। फोन पे की बात करें तो फोन पे ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया इंदस ऐप स्टोर को। ये इंदस ऐप स्टोर बेसिकली लॉन्च किया था गूगल प्ले की मोनोपोली को खत्म करने के लिए। पेटीएम की बात करें तो आरबीआई ने अलाउ कर दिया पेटीएम को कि वो अपना यूपीआई बिजनेस कैरी आउट कर सकते हैं विद अदर बैंक्स। एंड पेपैल का हमने देखा था कि पेयू एंड पेपैल इन्होंने अभी पार्टनर किया ताकि यूपीआई को हम बढ़ावा दे सकें फॉर इंडियन मर्चेंट्स, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं नेम द आईआईटी, जिन्होंने भी साइन किया एक अग्रीमेंट विद सी डॉट फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन द नेटवर्क ऑफ 5G एंड बियॉन्ड यूजिंग एआई। तो एआई की मदद से हम चीज़ें ऑटोमेट कर सकें, राइट। जो आपका डिटेक्शन है, एरर डिटेक्शन को ऑटोमेट कर सकें। इसके साथ ही साथ जो भी हमारा बेसिक चीज़ अगर हम देखें ऑटोमेशन लेवल पे, जैसे आपकी 5G नेटवर्क है, राइट, उस नेटवर्क की जो इन्फॉर्मेशन जनरेट की जाए उसको ऑटोमेटिकली हम ले सकें, ऑटोमेटिकली उस डाटा को डिटेक्ट कर सकें, फॉल्ट डिटेक्ट कर सकें, नेटवर्क मैनेज कर सकें ऑटोमेटिकली। इसीलिए एआई बेस्ड फ्रेमवर्क बनाने की बात की गई। और इसीलिए आई.डॉट ने किस आईआईटी के साथ टाइप किया? जोधपुर के साथ। जोधपुर कहाँ पर है? राजस्थान में। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर आईआईटी अगर दिल्ली की बात करें तो इन्होंने अभी रिसेंटली CAG कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इन्होंने एक MOU साइन किया आईआईटी दिल्ली के साथ ताकि एआई पे काम किया जा सके। आईआईटी बॉम्बे की बात करें तो आईआईटी बॉम्बे ने यूनिसेफ एंड IIHMR इनके साथ टाइप किया ताकि 10 वीक लॉन्ग एक हेल्थ कोर्स यहाँ पे लॉन्च किया जा सके। इवन आईआईटी बॉम्बे ने ही कैनरा बैंक के साथ भी टाइप किया ताकि SINE साइन क्या होता है? बेसिकली आईआईटी बॉम्बे का सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है, उनको यहाँ पे जो स्टार्टअप्स रहेंगे उनको पार्टनर करके उनको ग्रो करने में मदद करने का भी ये काम करेगा। नेक्स्ट देख सकते हैं सी डॉट एंड आईआईटी जोधपुर ने एक अग्रीमेंट साइन किया फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन नेटवर्क्स ऑफ 5G एंड बियॉन्ड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ऑटोमेट कर दे हम सारा सर्विस मैनेजमेंट इन नेटवर्क्स। नेक्स्ट आ जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे। ये न्यूली ऑब्जर्व किया जाता है ऑन वेडनेसडे ऑफ द लास्ट वीक ऑफ विच मंथ? ऑफ अप्रैल मंथ। टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर हम बात करें इंटरनेशनल एपिलेप्सी डे सेकेंड मंडे को ऑब्जर्व किया जाता है ऑफ फरवरी मंथ। वर्ल्ड फर्स्ट एड डे की बात करें तो ये ऑब्जर्व किया जाता है ऑन द सेकेंड सैटरडे ऑफ सितंबर मंथ। अगर बात करें हम UN वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स, ये ऑब्जर्व किया जाता है थर्ड संडे को ऑफ नवंबर मंथ। अगर वर्ल्ड इसकी बात करें हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे की, इसी को हम बोलते हैं सेक्रेटरीज डे, एडमिन डे या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट डे, एंड इट इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन वेडनेसडे, जो कि है लास्ट फुल वीक इन अप्रैल, राइट। मार्क करके चलेंगे।
फिर इसी में अगर हम देखें विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट इंट्रोड्यूस पंचायती राज इन इंडिया, तो वो कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था, जिसने आपका ऐड किया किसको? पंचायती राज इन इंडिया, राइट। इसी को याद रखेंगे। अगर हम बात करें नेशनल पंचायती राज डे, इसी को हम नेशनल लोकल गवर्नमेंट डे के नाम से भी जानते हैं, 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड पंचायती राज सिस्टम का जो हमारी डिसेंट्रलाइज गवर्नेंस रहेगी, उसका जो एम है उसको प्रमोट करने का काम करता है। 15वां एडिशन यहाँ पे याद रखेंगे नेशनल पंचायती डे का 2024 में हमने ऑब्जर्व किया, राइट। एंड वाई 24 अप्रैल, क्योंकि 24 अप्रैल को ही ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट आया था 1992 में, जिस केम इनटू फोर्स इन 1993, इसीलिए 24 अप्रैल, राइट। फिर यहीं पे ध्यान देंगे, अगर हम बात कर रहे हैं 74 अमेंडमेंट एक्ट की, राइट, ये बेसिकली 1992 में आया था एंड इट इज रिलेटेड टू अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। 61 अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इन्होंने वोटिंग एज को लोअर कर दिया फ्रॉम 21 से 18 साल। एंड 42nd अमेंडमेंट एक्ट की बात करें तो इन्होंने सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को चेंज करके सॉवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया था, राइट। फिर इसी के अलावा कुछ पंचायती राज अवार्ड्स आ जाते हैं जो आपको पता होना चाहिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा यहाँ पर नेशनल पंचायत अवार्ड्स लॉन्च किए गए 2011 में, राइट, कि जो पंचायत हैं उनको यहाँ पे हम सम्मानित कर सकें फॉर देयर एग्जाम्पलरी परफॉर्मेंस, राइट, जिन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी ध्यान में रखते हुए काम किया। तो अवार्ड्स जैसे दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार, देन फिर आ जाते हैं नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार, ये यहाँ पर अवार्ड्स दिए जाते हैं। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाता है फिर वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स, 2024 में 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। इसका बेसिकली एम क्या है कि टेस्टिंग के लिए, साइंटिफिक पर्पस के लिए लेबोरेटरीज में एनिमल्स पे टेस्ट ना किए जाएं। एंड ये जो ऑब्जर्वेंस है ये बेसिकली नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी का एम रहता है कि इन चीज़ों को ना कराया जाए, और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इस सोसाइटी का, इसीलिए इनको 1979 में इस सोसाइटी ने डिक्लेयर किया कि 24 अप्रैल को हम हर साल ऑब्जर्व करेंगे लैब्स एनिमल डे या फिर वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स, राइट। और 24 अप्रैल इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड ह्यूग डॉगिंग। ये एक ब्रिटिश एयर मार्शल हैं जिन्होंने, जो एक एंटी विविसेक्शनिस्ट है एंड ये फॉर्मर प्रेसिडेंट है ऑफ NAVS सोसाइटी, जो है नेशनल एंटी विविसेक्शन सोसाइटी। एनिमल्स पे टेस्टिंग ना हो किसी भी तरीके की, चाहे वो कोई प्रोडक्ट्स हो, कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो, किसी तरीके की मेडिसिन हो, उसकी टेस्टिंग इन पे ना हो सके, इसीलिए ये डे ऑब्जर्व किया जाता है और इसी के लिए इस डे के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने की बात की जाती है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं वन लाइनर्स पे। एशिया वाज द वर्ल्ड्स डिजास्टर कैपिटल इन 2023 अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ द क्लाइमेट 2023 इन एशिया बाय WMO। DARPJ ने साइन किया एक MOU विद कंबोडिया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विस फॉर कॉपरेशन इन HRD इन सिविल सर्विसेज। नाबार्ड ने रिलीज किया क्लाइमेट स्ट्रेटेजी 2030 टू प्रमोट ग्रीन फाइनेंसिंग। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया सूट ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बैंकिंग इंडस्ट्रीज फर्स्ट ATM इंश्योरेंस। IndusInd बैंक बिकेम द फर्स्ट बैंक टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट RBI's प्रोग्रामेबल CBDC पायलट। रेजर पे ने लॉन्च किया UPI स्विच इन पार्टनरशिप विद एयरटेल पेमेंट्स बैंक। इंडियन बैंक ने पार्टनर किया टाटा पावर सोलर के साथ टू बूस्ट सोलर एनर्जी एडॉप्शन। मैक्वायर ने लॉन्च किया $1.5 बिलियन EV फ्लीट फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म वर्टिलो इन इंडिया। देन एयर इंडिया ने साइन किया कोड शेयर एग्रीमेंट विद जापान ऑल निपन एयरवेज। रतन टाटा ऑनर्ड विद KISS ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 के लिए। DRDO ने डेवलप किया लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया। भारत पे ने लॉन्च किया इंडिया का पहला ऑल इन वन पेमेंट डिवाइस भारत पे 1। CDOT एंड IIT जोधपुर ने साइन किया एक अग्रीमेंट फॉर ऑटोमेटेड सर्विस मैनेजमेंट इन नेटवर्क ऑफ 5G एंड बियॉन्ड यूजिंग AI। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स डे 24 अप्रैल। 5th नेशनल पंचायती राज डे 24 अप्रैल। वर्ल्ड डे फॉर लेबोरेटरी एनिमल्स 24 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है। तो दोस्तों आपको कैसा लगा हमारा सेशन एंड हमारा नया इनिशिएटिव जहां पर हम टॉपिक्स के ऑप्शंस को भी अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, राइट। अगर सेशन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके व्यूज़ क्या रहेंगे। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स कुछ रिविजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में हेल्प करेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द एरेस्मस प्राइज 2024। तो एरेस्मस प्राइज से किनको सम्मानित किया गया था अभी रिसेंटली? अमिताभ घोष को यहाँ पे सम्मानित किया गया था एरेस्मस प्राइज से। अमिताभ घोष की बात करिए, इंडियन राइटर हैं एंड पद्मश्री अवार्डी। इनको पद्मश्री से 2007 में सम्मानित किया गया था इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड एजुकेशन। एंड ये पहले इंग्लिश लैंग्वेज राइटर बने थे जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया था, जो कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है और 2018 में इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है,
एंड इनको जो ये एरास्मस प्राइज से सम्मानित किया गया है, किस थीम के अंडर सम्मानित किया गया है? अंडर इमेजिनिंग द अनथिंकेबल थीम के अंडर इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, विच कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड विद द मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड बाय मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप? तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन या मिनिस्ट्री रहेगी? तो वो है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। करेक्ट। इन्होंने अभी रिसेंटली इनको रिकॉग्नाइज किया गया विद द मीजल्स एंड रूबेला चैंपियन अवार्ड बाय द मीजल्स एंड रूबेला पार्टनरशिप। बेसिकली मीजल्स एंड रूबेला डिजीज को इंडिया में खत्म करने के लिए जो इंडिया इस मिनिस्ट्री के एफर्ट्स हैं उनके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, हाउ मैनी यूनिट्स ऑफ द इंडियन एयरफोर्स हैव रिसेंटली रिसीव द प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स एंड कलर प्रेजेंटेड बाय द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो 4 यूनिट्स को यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट स्टैंडर्ड्स एंड कलर अवार्ड से सम्मानित करा गया था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द विनर्स ऑफ द 96th अकेडमी अवार्ड्स, जो कि है 96th ऑस्कर अवार्ड्स? करेक्ट, लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया यूएसए में हुए थे, 10 मार्च को हुए थे। ठीक है, तो इसमें से देखें तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके बिल्कुल ठीक रहेंगे। क्रिस्टोफर नॉलन्स डायरेक्टर, इन्होंने मूवी डायरेक्ट की थी ओपनहाइमर, राइट। इनको 7 ऑस्कर्स मिले इस मूवी के लिए, बेस्ट पिक्चर अवार्ड, बेस्ट डायरेक्टर एंड बेस्ट एक्टर, उनमें से 3 रहेंगे, तो बिल्कुल सही। देन पुअर थिंग्स, इन्होंने 4 अवार्ड जीते इंक्लूडिंग बेस्ट एक्ट्रेस, प्रोडक्शन डिजाइन, मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग एंड कस्ट्यूम डिजाइन, बिल्कुल सही। बिली एलिश की बात करें एंड हर ब्रदर फाइनेस ओ कॉनल, इन्होंने जीते बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग अवार्ड फॉर व्हाट वाज आई मेड फॉर फ्रॉम द बारबी मूवी, तो बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन यहाँ पे ठीक रहेंगे। नेक्स्ट आ जाता है, हु हैज रिसेंटली वन द मिस वर्ल्ड 2024 टाइटल एट द 71st मिस वर्ल्ड पेजेंट? तो किन्होंने जीता है मिस वर्ल्ड टाइटल अभी रिसेंटली? वो रहेंगी क्रिस्टिना सइजकोवा, ये चेक रिपब्लिक से बिलोंग करती हैं, राइट। अगर मैं बात करूँ 71st वर्ल्ड मिस वर्ल्ड पेजेंट की, ये कहाँ पर हुआ था? ये जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में है। एंड यहीं पर याद रखेंगे रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी, इनको ऑनर किया गया था ब्यूटी विद अ पर्पस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से, एंड दिस वाज फॉर अ रिकॉग्निशन फॉर अर कमिटमेंट टू फिलेंथ्रॉफी एंड सोशल वर्क। नेक्स्ट, हु हैज़ रिसेंटली वन गोल्डन बुक अवार्ड 2024 में फॉर द बुक ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी, नॉट एम्बेरेसिंग, एम्ब्रेसिंग मी। आई रिपीट, बुक का नाम है ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी, करेक्ट। और इस बुक के लिए किन को गोल्डन बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली? वो रहेंगी राखी कपूर। विंग्स पब्लिकेशन के द्वारा ये अवार्ड अनाउंस किया गया, गोल्डन बुक अवार्ड, एंड यहाँ पर ऑथर राखी कपूर ने अपना ये 2nd गोल्डन बुक अवार्ड जीता फॉर द 26th बुक टाइटल ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी। ठीक है, नोट। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग जर्नलिस्ट, इनको रिसेंटली रिसीव हुआ चमेली देवी जैन अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर? तो वो रहेंगे कौन? जर्नलिस्ट हैं ये दोनों, ग्रीष्मा कूथर एंड ऋतिका चोपड़ा, इन दोनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया अभी रिसेंटली चमेली देवी जैन अवार्ड से फॉर आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड से। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड ये अवार्ड की प्रेजेंटेशन थी वो CD देशमुख हॉल में हुई इन द इंडिया इंटरनेशनल सेंटर न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली सेलेक्टेड फॉर द संगीता कालानिधि अवार्ड 2024 बाय द म्यूजिक अकेडमी इन मार्च 2024? तो थोडूर मदाबुशी कृष्णा, राइट, जो कि है TM कृष्णा, ये एक रिनोन कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं, एंड इनको रोमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था 2016 में, करेक्ट। एंड इनको भी सेलेक्ट किया गया फॉर संगीता कालानिधि अवार्ड 2024 के लिए बाय द म्यूजिक अकेडमी, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड? तो PV नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ फिलेंथ्रॉफी? तो वो है रतन टाटा जी, राइट। रतन टाटा जी ये चेयरमैन थे टाटा सन्स के फ्रॉम 1991 से लेकर 2012 तक, एंड ये इंटर्म चेयरमैन रहे थे फ्रॉम 2016 से फरवरी 2017 तक। इनको पद्मा भूषण से सम्मानित किया गया था सन 2000 में, पद्मा विभूषण से सम्मानित किया गया था सन 2008 में। नेक्स्ट, नेम द पोएट जिनको रिसेंटली सेलेक्ट किया गया फॉर सरस्वती सम्मान 2023 अवार्ड फॉर पोएटिक वर्क रुद्रा सात्विकम? करेक्ट, तो कौन है वो पोएट? प्रभा वर्मा को यहाँ सेलेक्ट किया गया फॉर सरस्वती सम्मान 2023 अवार्ड फॉर पोएटिक वर्क रुद्रा सात्विकम। ठीक है, एंड याद रखेंगे प्रभा वर्मा ये 33rd रेसिपिटेंट बने हैं ऑफ सरस्वती सम्मान, और ये जो सरस्वती सम्मान दिया जाता है ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक, एंड याद रखेंगे ये वो पहले मलयालम, दिस बिकेम द फर्स्ट मलयालम वर्क टू विन अवार्ड आफ्टर 12 years।
नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद एबेल प्राइज 2024 फॉर मैथमेटिक्स। एबेल प्राइज क्या आता है? नोबेल प्राइज ऑफ मैथमेटिक्स, करेक्ट। एंड अभी रिसेंटली वो कौन है, कौन सी पर्सनैलिटी है जिनको अवार्ड दिया गया विद एबेल प्राइज 2024 फॉर मैथमेटिक्स? वो है माइकल पियरे टेलीग्रैंड, करेक्ट। इनको यहाँ पे नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। बोलते इसको एबेल प्राइज है, बट जनरली इसको कंसिडर किया जाता है इट इज़ ए नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। ऑस्लो नॉर्वे में इस अवार्ड से सम्मानित किया गया इनको, राइट। ये 72 ईयर्स के मैथमेटिशियन हैं, 27वें रेसिपिटेंट बने ऑफ द एबेल प्राइज एंड 5th फ्रेंचमैन जिनको इस अवार्ड से सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, नेम द कंपनी दैट हैज़ रिसेंटली रिसीव्ड एयरलाइन ऑफ द ईयर अवार्ड एट द एंड ऑफ 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स हेल्ड एट इकाली, ग्रीस। तो उस कंपनी का नाम बताओ जिन्होंने रिसीव किया एयरलाइन ऑफ द ईयर एट द एंड ऑफ 2024 एयर ट्रांसपोर्ट अवार्ड्स हेल्ड एट इकाली, ग्रीस। तो कौन सी एयरलाइन रहेगी? वो है इंडिगो। टेक अ नोट। नेक्स्ट, और एक चीज़ और, इट वॉज ऑल्सो द पहली इंडियन एयरलाइन जिसने टच किया ऑफ 2000 फ्लाइट्स इन अ सिंगल डे। एंड ये वो पहली एयरलाइन बनी जिन्होंने 100 मिलियन पैसेंजर्स को कैटर किया इन 2023। नेक्स्ट, नेम द इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर बिल्ट सब मीटर रेजोल्यूशन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय TASL, दैट इज टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड। अभी हमने देखा था TSAT-1A, ये बैंड वैगन 1 में लॉन्च की गई, जो कि बैंड वैगन 1 राइड शेयर मिशन था जहां पर 11 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई थी। तो उसमें से एक सैटेलाइट थी ये आपकी TSAT-1A। पूछा जा रहा है कि ये कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की गई थी टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा भी रिसेंटली? तो वो TSAT-1A थी। बैंड वैगन 1 की जो 11 सैटेलाइट्स थी, राइड शेयर मिशन था, उसमें लॉन्च की गई थी। फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च की गई थी और स्पेस एक्स, राइट, और फ्लोरिडा USA से इसको लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट, ब्रिटिश फिजिसिस्ट एंड नोबेल प्राइज अवॉर्डी पीटर हिग्स, इनका निधन हो गया। इन विच ईयर डिड ही रिसीव नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स? तो 2013 में पीटर हिग्स को फिजिक्स के लिए सम्मानित किया गया था। एंड यहीं पे याद रखेंगे इनको रॉयल सोसाइटीज कॉपले मेडल से भी सम्मानित किया गया था। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइंटिफिक प्राइज है। एंड द गॉड पार्टिकल, इसके ऊपर इन्होंने रिसर्च की, स्टडी की, इसके लिए इनको ये रॉयल सोसाइटी कॉपले मेडल से सम्मानित किया गया था। एंड 2013 में नोबेल प्राइज इन फिजिक्स से इनको सम्मानित करा गया। नेक्स्ट, एल नीनो, ये क्लाइमेट चेंज पैटर्न है जो कि अनयूजुअल वार्मिंग को डिस्क्राइब करता है ऑफ द सरफेस वाटर्स ऑफ द पैसिफिक ओशन। कोई इसका पैटर्न नहीं है एल नीनो का, राइट। और ये 2 से लेके 7 साल के बीच में के इंटरवल्स में ये इरेगुलरली अकर करता है। इसके रेगुलर साइकिल नहीं है, इसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन 2 से 7 साल के बीच में ये एक बार ज़रूर आता है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स अप्रैल 2024 रिपोर्ट रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जो ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड वॉल्यूम है, इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय हाउ मच परसेंट? इट इज प्रोजेक्टेड टू ग्रो बाय 2.6%। अगर हम 2024 की बात करें, वहीं पे अगर 2025 की बात करें तो इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 3.3%, राइट। हम जानते हैं जो ट्रेड की वॉल्यूम थी 2023 में, जो डिमांड थी वो बहुत कम हो गई थी। तो अब वापस से 2024 में हम देख रहे हैं कि ट्रेड वापस फ्लरिश हो रहा है। एंड इवन 2025 में इट इज़ एक्सपेक्टेड कि और ज़्यादा फ्लरिश होगा। जो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट था 2023 का, वो था $432 बिलियन। वो 5% लोअर था एज कम्पेयर टू दैट ऑफ 2022। एंड इंडिया का जो इम्पोर्ट है इट फेल बाय 7% टू $673 बिलियन, राइट। और वापस अब जो डिमांड है वो कैचअप कर रही है एंड धीरे धीरे वी विल सी इकोनॉमी हमारी ट्रैक पे भी आ जाएगी। अगर कोई जियोपॉलिटिकल सिनेरियो नहीं होता, क्योंकि अभी इजराइल और ईरान की वॉर भी छिड़ गई है वापस से, तो देयर इज़ अ हाई चांस कि हमारी जो मार्केट्स है वो वापस से बहुत ज़्यादा प्ले आउट कर सकती है इन अ डिफरेंट सिनेरियो। नेक्स्ट आ जाता है एशियन डेवलपमेंट आउटलुक अप्रैल 2024 का। ये रिलीज़ किया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। इन्होंने बताया कि जो इंडिया का GDP ग्रोथ रहेगा फिस्कल ईयर 25 का, वो पहले 6.7% इन्होंने प्रोजेक्ट किया था, उसको बढ़ा के अब कितना कर दिया है? 7% कर दिया है। नेक्स्ट, नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड, इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया कितना अमाउंट? तो इन्होंने $200 मिलियन यहाँ पे इन्वेस्ट किया इन आई बस नेटवर्क
and Infrastructure Private Limited to support the growth of digital infrastructure in India. डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए इंडिया में ये जो iBus है ये एक बेंगलुरु कर्नाटका बेस्ड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन कंपनी है एंड इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को ग्रो करने के लिए यहाँ पे टाई अप किया गया एंड NIIF ये इन्वेस्ट करेंगे $200 मिलियन इन दिस iBus नेटवर्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ताकि इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे ग्रो करा जा सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया ई सेवा के साथ एंड होटल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ ताकि जो यूपीआई का यूज़ है नेपाल में उसको ग्रो करा जा सके एंड नेपाल में यहाँ पे जो पेमेंट प्रोसेसर रहेगा वो कौन है, फोन पे। तो यहीं से याद रख सकते हैं इंडिया का फिनटेक स्टार्टअप या फिर इंडिया का फिनटेक कंपनी फोन पे जो कि बेंगलोर कर्नाटका बेस्ड फिनटेक कंपनी है, इन्होंने पार्टनर किया ई सेवा एंड हान होटल एसोसिएशन ऑफ नेपाल के साथ ताकि यूपीआई को प्रमोट किया जा सके इन नेपाल यूजिंग देयर पेमेंट प्रोसेसर फोन पे। एंड ये जो पार्टनरशिप थी 19 फेवा न्यू ईयर फेस्टिवल था जो कि 11 से 14 अप्रैल तक ऑब्जर्व किया गया, उसके दौरान नेपाल में ये डील साइन की गई। Next, who has been recently recommended for the post of chairman and managing director in SIDBI by Financial Services Institutions Bureau? तो वो है मनोज मित्तल, राइट। इनको यहाँ पे रिकमेंड किया गया फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ SIDBI बाय FSIB। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस करेंगे शिवा सुब्रमण्यम रमन जी को एंड ये करंटली सर्व कर रहे हैं एज MD एंड CEO ऑफ IFCI। मनोज मित्तल करंटली सर्व कर रहे हैं एज MD एंड CEO ऑफ IFCI। नेक्स्ट, विच कंपनी हैज रिसेंटली रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम SEBI फॉर अ चेंज ऑफ कंट्रोल इन रिलायंस वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड? तो एशिया एंटरप्राइज, राइट, इन्होंने रिसीव किया अप्रूवल फ्रॉम SEBI फॉर अ चेंज ऑफ कंट्रोल इन रिलायंस वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन अप्रैल डैश बिकेम द फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर टू ओपन अ ब्रांच इन कावरती आइलैंड्स ऑफ लक्षद्वीप। तो है HDFC बैंक, राइट। HDFC बैंक वो पहला प्राइवेट सेक्टर लेंडर बना जिसने एक ब्रांच ओपन की इन कावरती आइलैंड ऑफ लक्षद्वीप एंड वहाँ पे बिजनेसमैन, इंडिविजुअल्स, फैमिलीज उनको यहाँ पे ये सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट, किस स्पेस कंपनी ने रिसेंटली बैक किया फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम इसरो फॉर द सप्लाई ऑफ कटिंग एज क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स? ये जो क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स है ना, ये आपके मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इक्विप्ड रहेंगे, राइट। एंड इन ड्रोन्स को सप्लाई करा जाएगा किसके द्वारा, गरुड़ा एरोस्पेस के द्वारा। तो गरुड़ा एरोस्पेस बैक द फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम इसरो फॉर द सप्लाई ऑफ कटिंग एज क्वाड कॉप्टर ड्रोन्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं होमवर्क सेक्शन पर। पहला, टेल वैली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दूसरा, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द ट्रेंड्स इन वर्ल्ड्स मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2023? तीसरा, गोल्डन ट्रीवैली रिसेंटली सीन इन न्यूज बिलोंग्स टू विच स्पीशीज? चौथा, वेयर वॉज द ओशन डिकेड कॉन्फ्रेंस 2024 हेल्ड? एंड पांचवा, जीपेंग गथ ग्लेशियर लेक रिसेंटली सीन इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो ये हैं आपके 5 होमवर्क क्वेश्चन। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं। That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session and you can follow us on the YouTube channel as well as apart from YouTube channel you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. Also बच्चों, आप सब मेरा कोड विकास 10 यूज कर सकते हैं। ये आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट देगा ऑन ऑल द कोर्सेज दैट यू विल बी परचेजिंग हमारी एप्लीकेशन पे।